Hello everyone. So today we are going to listen to a story called अनुरोध by सुभद्रा कुमारी चौहान. वैसे तो सुभद्रा जी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, बट फॉर द अनइनिशिएटेड शी इज़ द पोएटेस ऑफ द आइकॉनिक पोएम झांसी की रानी. बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. I would love to do a recital of this poem at some point, but without getting carried away, let's come back to the story. वैसे तो सुभद्रा जी ज़्यादातर कविताएं लिखती थी और वीर रस की कविताएं लिखती थी, but she has also written few short stories. And today we are going to listen to a story called अनुरोध. So let's go ahead and listen to it, and please, as usual, do share your feedback. कल रात को मैं जा रहा हूँ. जी नहीं, अभी आप ना जा सकेंगे. आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में वीणा ने कहा. निरंजन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई. फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने अपनी जेब से एक पत्र निकालकर वीणा के सामने फेंक दिया और बिल्कुल शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए. इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा है कि मैं ना जाऊं, तो फिर जब तक आप ना कहेंगी मैं ना जाऊंगा. वीणा ने सर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए. मैं कोई पत्र वत्र ना पढ़ूंगी और ना ही आपको जाने ही दूंगी. हल्की मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप ना पढ़ना चाहें तो भले ही ना पढ़ें. उनकी बात को काटते हुए वीणा ने कहा, अच्छा लाइए, ज़रा देखूं तो सही किसका पत्र है. पत्र लेखक मेरा कोई दुश्मन ही होगा जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहता है. निरंजन हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को शायद आप अपना दुश्मन ना माने. यही समझ ले कि कोई मित्र होगा. वीणा ने विरक्ति के भाव से कहा, जी नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता. जो आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहे वह कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही कहूँगी. निरंजन ने कहा, सच? पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वीणा ने निरंजन की बात को नहीं सुनी और वह पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, 1 महीने पहले तुम्हारा पत्र आया था. तुमने लिखा था कि यहाँ का काम 1-2 दिन में निपटाकर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊँगा. इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए. रोज़ तुम्हारी रास्ता देखती हूँ. उधर से आने वाली हर एक ट्रेन के समय उत्सुकता से कान दरवाजे पर ही लगे रहते हैं. ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका और अब तुम मेरे प्राण आकर मुझे, क्या कहूँ. मैं जानती हूँ कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ नहीं नष्ट कर रहे होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता. यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाती. तुम कब तक आओगे? जीती हुई भी मरी सी गई बीती हूँ. जब 2 पंछियों को एक साथ देखती हूँ तो हृदय में एक हुंक सी उठती है. क्या यह लिख सकोगे कि कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारी इच्छा, जब आना चाहो. पर मेरा तो जी यही कहना है कि इस पत्र के उत्तर में स्वयं ही चले आओ. तुम्हारी. पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार वीणा के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई. पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया. निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया. कुछ क्षण तक दोनों चुपचाप बैठे रहे. फिर वही रोज़ का कार्यक्रम, उमार खयाम की रुबाइयों का अनुवाद आरंभ हो गया. निरंजन शांत और अविचल थे, किंतु वीणा स्वस्थ ना थी. आज वह रुबाइयों को न ठीक तरह से पढ़ ही सकती थी
और ना उनका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन ने वीणा की मानसिक अवस्था छिपी ना रह सकी। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दें, कल हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुने। बाजे में चाबी भर दी गई, रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदुबाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेहा लगाए, 1 2 3। वीणा ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया। तब तक वीणा के पति कुंज बिहारी ऑफिस से लौटे। बोले, वीणा तुमसे कितनी बार कहा है इतनी मेहनत मत किया करो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। ज़रा अपना चेहरा तो जाकर शीशे में देखो, कैसा हो रहा है। वीणा कुछ नहीं बोली। निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात तो मैं भी इनसे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत ना करें, सब होता रहेगा। उस दिन निरंजन के जाने के बाद वीणा रात भर जागकर सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने की ही आवश्यकता थी। निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद वीणा अपने आप ही अपने नज़रों में गिरने लगी थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उनका साथ अच्छा लगता है और इसलिए वह उन्हें अपने दुराग्रह पे रोके जा रही है। निरंजन की पत्नी की नम्रता और उसके शील के सामने वीणा अपनी दृष्टि में स्वयं को बहुत हीन जांचने लगी थी। निरंजन बहुत ही नम्र प्रकृति के पुरुष थे और स्त्रियों के साथ तो वे और भी नम्रता से पेश आते थे। यही कारण था कि वीणा का आग्रह ना टाल सके। कई बार जाने का निश्चय करके भी वो ना जा सके, किंतु आज वीणा ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापि ना रोकूंगी, जाने ही दूंगी। मैं जानती हूँ कि उनका जाना मुझे बहुत अखरेगा, पर यह कहाँ का न्याय है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बाध्य करूँ। ना, अब यह ना होगा। जो बीतेगी वो सहूँगी, पर उन्हें अब ना रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आई। वीणा उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखते ही उठकर हंसती हुई बोली। यद्यपि यह हंसी उसके होठों तक ही थी, उसकी अंतरात्मा तो रो रही थी। कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से कहा, जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद ना हो जाएगा तब तक यहीं रहूँगा। वीणा बोली, मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा, सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। वीणा, हाँ, मेहनत तो ज़रूर की है, किंतु आपको आज जाना भी तो है। अब आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का ही काम है बस। निरंजन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, आप मुझसे नाराज़ हो गई क्या? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती हैं? मैं आराम के साथ चला जाऊंगा। वीणा ने निरंजन की ओर देखते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज़ हो जाऊंगी, वो भी आपसे? क्या आपका हृदय इस पर यकीन कर सकता है? मैं तो जानती हूँ कभी ना करेगा, किंतु जिस प्रकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी प्रकार मेरे अनुरोध पर आप आज रात की गाड़ी से चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार वीणा की ओर देखा और फिर वह अनुवाद की हुई रुबाइयों को देखने लगे। थैंक यू।